आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। त्विषा शर्मा के पति समर्थ सिंह को भोपाल कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ने पर कांग्रेस ने किया तंज। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस आने का दिया न्योता। ईरान जंग से पस्त 27 देश वर्ल्ड बैंक से मांग कर रहे हैं आर्थिक मदद। पुतिन ने छात्रावास पर हमला करने का लगाया आरोप। पुतिन ने छात्रावास पर हमला करने का लगाया आरोप। मस्को चीन के जासूसों ने कराया डिनर। ट्रंप की धमकी के बीच राक्षी मुनीर की बैठक। चीन के कोयला खदान में हुआ धमाका, 90 लोगों की गई जान। और टीम इंडिया का T20 वर्ल्ड कप मिशन इस दिन होगा मैच। त्विषा शर्मा की मौत के मामले में भोपाल की जिला अदालत ने शुक्रवार को अभियुक्त और त्विषा के पति समर्थ सिंह को 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अदालत ने उन्हें 23 मई से 29 मई तक पुलिस हिरासत में रखने की अनुमति दी है। साथ ही त्विषा के परिवार की मांग को मानते हुए कोर्ट ने समर्थ सिंह का पासपोर्ट भी जब्त करने के आदेश दिए हैं। त्विषा के परिवार की ओर से वकील शुभांग दीक्षित ने बीबीसी को बताया, अदालत ने पुलिस की मांग पर 7 दिन की रिमांड मंजूर की है। कांग्रेस ने डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस की ओर से आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा ने कहा, आज भारत के लोग देख रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि 100 का आंकड़ा पहले कौन पार करेगा। डॉलर के मुकाबले कमजोर होता रुपया या देश में पेट्रोल की कीमतें। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर की गई वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता डॉली शर्मा ने कहा, मोदी सरकार ने जनता से कहा वर्क फ्रॉम होम करिए। अब नरेंद्र मोदी बताए कि असल में कितने लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और किन वर्गों के लिए यह संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी विदेशी मंत्री मार्को रूबियो की हुई बैठक के बारे में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गॉर ने जानकारी साझा की। सोशल मीडिया पर सर्जियो गॉर ने कहा, विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में शामिल होना बहुत अच्छा रहा। उन्होंने कहा, हमने सुरक्षा, व्यापार और अहम तकनीकों के क्षेत्रों में भारत अमेरिका के सहयोग को और मजबूत करने के तरीके पर चर्चा की। ये ऐसे क्षेत्र है जो दोनों देशों को मजबूत बनाते हैं। भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार ईरान जंग की शुरुआत के बाद से अब तक 27 देशों ने मदद के लिए वर्ल्ड बैंक से गुहार लगाई है। इन देशों का कहना है कि ईरान के कारण उनकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। बीबीसी उर्दू के मुताबिक रॉयटर्स ने जिन दस्तावेजों के हवाले से यह बात कही है, उस दस्तावेज में ना तो देशों के नाम बताया गया है और ना ही मांगी गई फंडिंग की सटीक राशि बताई गई है। वर्ल्ड बैंक ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच संघर्ष होने के बाद से दुनिया भर के ऊर्जा बाजारों में काफी उथल-पुथल हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर पूर्वी यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके में एक छात्रावास पर घातक हमला करने का आरोप लगाया है। पुतिन के जवाबी कार्रवाई करने का प्रण लिया है। रूस समर्थित स्थानीय गवर्नर के मुताबिक लुहांस्क क्षेत्र के स्टारोबिल्स्क शहर में रात के समय हुए हमले में 10 लोगों की मौत हो गई और 38 अन्य घायल हुए। उन्होंने बताया कि 11 लोग अब भी लापता है। यूक्रेन की सेना ने कहा कि उससे स्टारोबिल्स्क में रूस की विशेष रूबिकॉन ड्रोन इकाई के मुख्यालय पर हमला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के चीन दौरे के दौरान हुए स्टेट डिनर को लेकर नया विवाद हो गया है। ब्लॉगर जेनिफर जेंक ने दावा किया है कि भोज के दौरान एलन मस्क के पीछे खड़ी एक वेट्रेस असल में चीनी सेना के सीनियर अधिकारी मेजर जेंग शेंग थी। जेनिफर जेंग ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट करते हुए दावा किया है कि भोज में सर्विस करने वाली महिला चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य और PLA की ऑनर गार्ड सेरेमोनियल ब्रिगेड की बटालियन कमांडर है। उन्होंने फोटो भी शेयर की जिसमें वही महिला सैन्य वर्दी में नजर आ रही है। जेंग का आरोप है कि चेंग ने भोज के दौरान अपनी वर्दी के नीचे बंदूक या कुछ और छिपा कर रखा हो सकता है।
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान अमेरिका के बीच जारी टकराव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच शुक्रवार देर रात तक बातचीत चली, जिसमें पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति, ईरान संघर्ष और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। ईरानी समाचार एजेंसी तश्मीन की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में क्षेत्र में तनाव बढ़ने से रोकने के लिए जारी कूटनीति प्रयासों और नई पहलों पर भी विचार विमर्श किया गया। दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। हालांकि इस पर पाकिस्तान पहले भी ऐसी चर्चा के साथ सुलह की कोशिशें कर चुका है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। चीन में कोयला खदान में धमाका हुआ है। इस हादसे में करीब 90 लोगों की मौत हो गई है। यह जानकारी चीन के सरकारी मीडिया ने दी है। धमाका शुक्रवार स्थानीय समय अनुसार 7:29 पर हुआ। तब खदान में 247 मजदूर काम कर रहे थे। मौके पर बचाव अभियान जारी है। सरकारी समाचार एजेंसी सिंगवा ने बताया कि शाक्सी प्रांत में तोंगछोउ ग्रुप की खदान में हुए गैस धमाके की वजह से हुए हादसे में 90 लोगों की मौत होने की जानकारी मिली है। नमित मल्होत्रा की 4000 करोड़ी रामायणम जहां एक तरफ अपनी मोटी ओटीटी डील के कारण सुर्खियों में है, वहीं दूसरी ओर अब इसे दिवाली से पहले रिलीज किए जाने की खबरें आ रही हैं। रामायणम पार्ट 1 दिवाली के मौके पर 6 नवंबर 2026 को रिलीज होनी थी, पर अब कहा जा रहा है कि मेकर्स इसे एक हफ्ते पहले रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा करके मेकर्स अब एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी कर रहे हैं और पूरी तरह कमर कस चुके हैं। रामायणम ने ओटीटी पर 450 करोड़ की डील की है। वर्ल्ड कप से पहले कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि मौजूदा भारतीय टीम में चैंपियन बनने की पूरी क्षमता है। उन्होंने कहा कि टीम को बिना दबाव और बिना जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास के सिर्फ अच्छा टी20 क्रिकेट खेलने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं इस टीम को फेवरेट मानती हूँ। हमने जो टीम चुनी है उसमें चैंपियन बनने का दम है, ना कोई दबाव, ना ओवर कॉन्फिडेंट। टी20 क्रिकेट सिर्फ अच्छा क्रिकेट खेलने का खेल है। वर्ल्ड कप से पहले भारतीय महिला टीम इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज भी खेलेगी। पहला मैच 28 मई, दूसरा मैच 30 मई और तीसरा मैच 2 जून को खेला जाएगा।